हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। और आज हम जानने वाले हैं मुद्रा और साख के बारे में। ऑलराइट, तो आज हम करेंगे इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दी हैं। अब इन सब चीज़ों को कंप्लीट कराने के बाद बारी आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये लाइव रिकॉर्डेड सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय देख लें। कौन कौन सी बातें इस चैप्टर में हमें जाननी है, कौन कौन सी बातें हमें पढ़ने को मिलनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि मुद्रा क्या होती है और मुद्रा विनिमय का माध्यम कैसे बन सकती है, मुद्रा को एक्सचेंज करके दूसरी चीजें कैसे प्राप्त करी जा सकती हैं। ऑलराइट, फिर हम जानेंगे मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हो सकते हैं, वर्तमान समय में किस प्रकार की मुद्रा चलती है। ठीक है, करेंसी क्या होती है, बैंकों में निक्षेप यानी कि बैंकों में जमा राशि क्या होती है, कौन जमा कर सकता है, किस प्रकार से जमा बैंकों में पैसा होता है, उस जमा पैसा का बैंक क्या करती है, आपको क्या फायदा होता है। ऑलराइट, फिर हम जानेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, यानी कि जब बैंक आपको पैसा उधार देती है तो कैसे देती है, किन कंडीशन के आधार पर देती है, कितना ब्याज आपसे पैसा उधार लेने के बदले में लेती है। फिर हम जानेंगे साख की दो विभिन्न स्थितियों के बारे में, दो कहानियां हम यहाँ पे सुनेंगे, उसके माध्यम से और पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर ऋण की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख क्या होता है, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर जाननी है, ये सारे टॉपिक जानने हैं। तो एक फ्रेम तो डेवलप हो गया कि ये सारी बातें हम आज सीखने वाले हैं, ये सारी बातें मुद्रा और साख से रिलेटेड होती है। ऑलराइट, चलिए तो अब हम रिविजन करते हैं एक एक टॉपिक का। सबसे पहला टॉपिक है अपना मुद्रा विनिमय का माध्यम, यानी कि मुद्रा एक्सचेंज का माध्यम कैसे हो सकती है। किसी वस्तु के बदले हम मुद्रा देते हैं, ये बात तो हमें पता है। तो आखिर वो मुद्रा होती क्या है, सबसे पहली बात ये आती है मुद्रा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं करेंसी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की करेंसी क्या है या भारत की मुद्रा क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बताओ जल्दी से। भारत की मुद्रा क्या है? आप डॉलर में खर्च करते हो, यूरो में खर्च करते हो, पाउंड में खर्च करते हो या रुपया में खर्च करते हो? रुपया में ना, ठीक है। चलिए, तो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, और ये रहा रुपए का सिंबल। ऑलराइट, क्लियर। अब हम देखते हैं मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में, यानी कि एक्सचेंज की प्रोसेस में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है और इसे ही विनिमय का माध्यम कहा जाता है। अब जैसे आप क्या हो, आप कस्टमर हो, यानी कि आप क्या हो, आप ग्राहक हो। ठीक, ये है मुद्रा। आपको इस दुकानदार से कुछ भी खरीदना है, आप किसका प्रयोग करोगे, आप क्या हो, आप ग्राहक हो, यह है मुद्रा, यह है दुकानदार। आप दुकानदार से कोई भी सामान खरीदना चाहते हो तो किसका प्रयोग करोगे मुद्रा का। जब तक आप इसे पैसे नहीं दोगे वो आपको वस्तु नहीं देगा। तो एक्सचेंज का माध्यम क्या हो गया, एक्सचेंज का माध्यम हो गया मुद्रा। ऑलराइट, अब मुद्रा का उपयोग कैसे किया जाता है, तो मुद्रा का उपयोग अनेक प्रकार के लेन देन में किया जाता है।
किसमें किया जाता है? लेन देन में किया जाता है। मुद्रा के द्वारा आप वस्तुएं खरीद सकते हो, बेच सकते हो। आपको किसी चीज की जरूरत है, आप पैसे लेके जाओगे, वो वस्तु आप खरीद लोगे। आपको कोई चीज बेचनी है, आप बेचोगे, उसके बदले आपको क्या मिलेगी? उसके बदले आपको मुद्रा मिलेगी। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है यानी कि पैसा है, करेंसी है, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा के खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है, मुद्रा है, ठीक है, वो किसी भी वस्तु को खरीद सकता है किसी भी सर्विस का लाभ उठा सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? अब है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली है जब मुद्रा नहीं चलती थी, ये नोट नहीं चलते थे, ये सिक्के नहीं चलते थे। तो एक्सचेंज का माध्यम क्या था? एक्सचेंज का माध्यम हुआ करती थी वस्तुएं। यानी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, और वो चीज आप कहीं से लेना चाहते हैं, तो आपको कोई चीज उस चीज के बदले देनी पड़ेगी। ठीक है जैसे कि आप हैं पर्सन ए और आपका पड़ोसी है पर्सन बी। ठीक है, आपको क्या चाहिए है? आपको चाहिए, आपके पास है गेहूं, ठीक, आपके पास गेहूं है, ठीक, इनके पास क्या है? आपके पड़ोसी के पास चावल है। अब आपको चाहिए है चावल, आपको पता है पड़ोसी के पास है, और आपके पास देने के लिए क्या है? आपके पास देने के लिए है गेहूं। तो आप क्या करेंगे? अपने पड़ोसी से कहेंगे कि भैया हमें चावल दे दो और हमसे गेहूं ले लो। ठीक है, तो अगर पड़ोसी को गेहूं की जरूरत हुई तो इनसे क्या करेगा? इनसे वो गेहूं ले लेगा और इनको चावल वो दे देगा। ठीक है, तो इनके पास चावल आ गए, इनके पास गेहूं आ गए, तो क्या हो गया? दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। क्लियर? दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। तो इसे ही क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले लेना, दे देना, ये क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्यों? क्योंकि तब करेंसी नहीं चलती थी, मुद्रा नहीं चलती थी। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली की। अब हमने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली में कि वस्तु के बदले वस्तु ली जा रही है, दी जा रही है, लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि क्या जरूरी है कि जो वस्तु आपको चाहिए हो वो उस व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, और जो वस्तु आप उसको देना चाहते हो उसको उस चीज की जरूरत भी हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है लेकिन कभी कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है? दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। यानी कि जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया था, पर्सन ए और पर्सन बी का, इनके पास गेहूं था, इनके पास चावल था, इनको चाहिए है चावल, इनके पास गेहूं है, इनके पास चावल है, इनके पास चावल नहीं है, इनको चाहिए चावल। ये कहते हैं कि आप हमें चावल दे दो, हमारा गेहूं ले लो। अब इनको गेहूं की जरूरत थी तो इनने कह दिया कि ठीक है, तो इनके पास चावल आ गया, यहाँ से चावल आ गया और इनने इनको क्या दे दिया? इनने इनको गेहूं दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया दोहरा संयोग, आवश्यकता का दोहरा संयोग, कि इनको भी उस चीज की आवश्यकता थी और इन्हें भी गेहूं की आवश्यकता थी। तो ये क्या हो गया? आवश्यकता का दोहरा संयोग। क्लियर? तो वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चीजें एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, लोगों को चीजें नहीं मिल पाएंगी। फिर क्या है? धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई होती है। ठीक, फिर अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन होता है। जिन वस्तुओं को बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य यानी कि जिनको बांटा ना जा सके, उनको आप कैसे एक्सचेंज कर लोगे? जैसे कि मान लो आपके पास गाय है, ठीक है, आपके पास गाय है, किसी व्यक्ति को जरूरत है गाय की, ठीक है, लेकिन आप नहीं दे सकते उसको क्योंकि उसको बांटा नहीं जा सकता। आप उससे ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, गाय का दूध आप भी ले लेना हमसे, लेकिन गाय का दूध जब आप उसको दोगे तो उसके बदले में उससे क्या लोगे?
आ गई बात किसकी, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की। तो यहाँ पर दिक्कत पैदा हो गई। ठीक, फिर क्या है, वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना कठिन होता है लंबे समय तक। अब कोई भी चीज आपने ली, ठीक है, मान लो कि आपने किसी व्यक्ति से सब्जी खरीदी किसी दूसरी वस्तु के बदले सब्जी ली, तो क्या सब्जी को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो? नहीं। मान लो कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो कहता है कि हमसे 50 किलो गेहूं ले लो और हमको 50 किलो सब्जी दे दो। ठीक है, आप एग्री कर लेते हो कि ठीक है भाई 50 किलो गेहूं की मुझे जरूरत है, 50 किलो सब्जी मेरे पास है, मैं इतनी सब्जी का क्या करूंगा, आप ले लो। पर वो क्या व्यक्ति 50 किलो सब्जी, अगर उसको थोड़ी सी सब्जी की ही जरूरत है, तो क्या वो 50 किलो सब्जी सुरक्षित रह पाएगी लंबे समय तक? नहीं रह पाएगी, खराब हो जाएगी वो। ठीक है, तो वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना, लंबे समय तक करना कठिन होता है। फिर क्या है, सेवाओं का मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई होती है। आप सेवाओं का मूल्य निर्धारण कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 50 किलो सब्जी और 50 किलो गेहूं का उदाहरण आपको दिया, तो 50 किलो सब्जी और 50 किलो गेहूं की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, प्राइस अलग अलग हो सकता है। तो आप कैसे सिर्फ क्वांटिटी के बेस पर कि ये 50 किलो गेहूं, ये 50 किलो सब्जी है, दोनों का मूल्य बराबर होगा, दोनों का रेट सेम होगा? कठिनाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज का रेट अलग अलग होता है। क्लियर? तो ये हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं, जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, अब हाँ, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समझ लेते हैं। हमने जाना कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई उत्पन्न होती है, वो कठिनाई आती है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के रूप में। अब कैसी कठिनाई है देख लेते हैं। अभी इसको मैंने समझाया था, एक बार फिर से समझ लेते हैं, तो सुनिएगा। ठीक है, और हाँ भाई चेक करो जल्दी से, लाइक शेयर बराबर से हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो सुनना, अब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है। तो जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो, क्या बोला गया है कि जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो और वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो। ठीक है, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ए हो गया एक व्यक्ति, बी हो गया दूसरा व्यक्ति। ए किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो, ए गेहूं को बेचने की इच्छा रखता हो और ये खरीदने की इच्छा रखता हो। ठीक है, क्लियर है बात? अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना ये बेचना चाहता है, ये बेचना चाहता है और ये खरीदना चाहता है, ये खरीदना चाहता है किसको? गेहूं को। ठीक है, तो मुद्रा का उपयोग किए बिना उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जा सकता है। अब ये भाई साहब गेहूं बेचना चाहते हैं, ये गेहूं को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि हम आपको गेहूं देंगे और तो इसके बदले में आपको हमें क्या देना होगा? चावल देना होगा, बदले में कुछ तो देना होगा। ठीक है, अब इनके पास चावल है। ठीक है, तो ये कह देते हैं कि ठीक है, अब इनको क्या करना है? इनको चावल को खरीदना है और इनको बेचना क्या है? इनको चावल को बेचना है। ठीक है, तो बात बन गई, इनको गेहूं बेचना है, इनको खरीदना है गेहूं, इनको चावल बेचना है, इनको चावल खरीदना है, इनको चावल बेचना है, दोनों की बात बन गई। इनने कहा कि ठीक है, आपको गेहूं बेचना है, हम आपका गेहूं खरीद लेते हैं, हमें चावल बेचना है, आप हमारा चावल खरीद लो, आपको जरूरत है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग बन गया, क्योंकि दो व्यक्तियों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत थी। अब अगर यहां पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होता कि गेहूं बेचने वाला, गेहूं खरीदने वाला जो है, गेहूं राजी ना हो गेहूं को खरीदने के लिए, या राजी हो पर उसके पास देने को चावल ना हो, तो क्या होगा? काम खत्म हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब हम जानते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, किस रूप में लोग मुद्रा को प्राप्त करते हैं?
देखा जाए तो देखें तो मुद्रा के आधुनिक रूप में हमें दिखाई देते हैं कागज के नोट। क्या दिखाई देते हैं? कागज के नोट, ठीक। फिर सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग। कागज के नोट से हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से नोट वर्तमान में चलते हैं? 10 का नोट चलता है, 20 का चलता है, 50 का चलता है। 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट चलते हैं, ठीक। सिक्के की बात करें तो 1, 2, 5, 10, 20 रुपए के सिक्के चलते हैं, ठीक है। चेक की बात करें तो चेक एक कागज का बना होता है जो पर्टिकुलर बैंक द्वारा, जिस बैंक में आपका खाता होगा उस पर्टिकुलर बैंक के द्वारा आपको जारी किया जाता है। आप चेक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यूपीआई की हम बात करें तो यूपीआई में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे हम ऐप के माध्यम से पेमेंट करते हैं, जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया या आपका भारत पे हो गया, इनके माध्यम से पेमेंट हो जाती है। फिर मोबाइल एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। अब एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, वो तस्वीर क्या कहती है उसको देख लेते हैं। तो ये है प्रारंभिक आहत सिक्के। क्या है ये? प्रारंभिक आहत सिक्के हैं जो पत्थर के बने होते थे, पाषाण के बने होते थे, जिनको आहत सिक्के कहा जाता था। पत्थरों के सिक्के को, पाषाण के सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। ये देखें आप, गोल और लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, इस आकृति में दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर एक सुंदर सी डिजाइन भी बनी हुई है। ये लगभग 2500 साल पुराने हैं, 2500 साल पुराने सिक्के हैं ये। फिर उसके बाद हमें गुप्तकालीन सिक्के दिखाई दे रहे हैं, गुप्त काल के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, चांदी और सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं, ठीक। फिर ये देखो, ये दिल्ली सल्तनत में हमें तुगलक काल के सिक्के दिखाई दे रहे हैं, ये चौकोर फॉर्म में है। ये है अकबर के काल के, मुगल काल के सोने का सिक्का है। और ये है हमारा आधुनिक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है। आधुनिक सिक्का आधुनिक समय का ऐसा ही रहता है। तो ये सारे हो गए आधुनिक मुद्रा के स्वरूप, और ये जो है पुराने समय की मुद्रा है, इस प्रकार से उस दौर में चला करती थी। ऑलराइट, चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। करेंसी। करेंसी क्या होती है देख लेते हैं इसको भी। तो यह सामान्यतया धन के रूप में स्वीकार करी जाती। करेंसी, मुद्रा की बात हो रही है। करेंसी किसी भी देश की मुद्रा किस रूप में स्वीकार करी जाती है? धन के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसमें क्या शामिल होता है? जिसमें कागज के नोट शामिल होते हैं, सिक्के शामिल होते हैं। कागज के नोट और सिक्के शामिल होते हैं। इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। करेंसी कौन जारी करती है? उस देश की सरकार जारी करती है और अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित करी जाती है। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, लेन देन कैसे चलता है? करेंसी यानी कि मुद्रा के माध्यम से चलता है। फिर क्या है? आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त कोई और अन्य उपयोग नहीं है। जो आधुनिक समय की मुद्रा है उसका विनिमय के अलावा कोई उपयोग नहीं है। आप बताओ कि आप पैसे को खा सकते हो क्या? पैसे को पहन सकते हो क्या? बताओ जल्दी से। पैसे से आप चीजें खरीद सकते हो, ठीक है, विनिमय का माध्यम है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको करेंसी यूज करनी होगी। करेंसी का इसके अलावा, विनिमय के अलावा, एक्सचेंज के अलावा और कोई दूसरा उपयोग नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई करेंसी की। अब क्या है? अब हम बात करते हैं भारत में करेंसी की, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। ये बात याद रख लेना। पहला सवाल आपसे इसमें से ये पूछा जा सकता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है?
क्या पूछा जा सकता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी कर सकता है? तो आप क्या बता देंगे? भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। किसकी तरफ से करता है? तो आप बता देंगे भारत सरकार की तरफ से जारी करता है। ठीक, क्लियर। फिर क्या है? विनिमय के माध्यम के रूप में, भारत में करेंसी की बात हो रही है तो विनिमय के माध्यम के रूप में किसको अपनाया गया है? रुपए को अपनाया गया है। हमारी करेंसी क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा है रुपया। रुपया को कैसे दिखाते हैं हम? किस सिंबल से दिखाते हैं? भारत की करेंसी रुपया को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो करेंसी की बात भी हमने कर ली। अब क्या है? अब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य। हमने आरबीआई की बात करी कि ये हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, जो करेंसी को जारी करता है भारत सरकार की तरफ से। तो इसके और काम क्या क्या हैं? तो पहली बात तो ये है कि सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, यानी कि सरकार की तरफ से ये करेंसी जारी करने का काम करता है। फिर क्या है? बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। जो बैंक है या दूसरी सहकारी समितियां हैं उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखने का काम करता है। फिर क्या करता है? ब्याज की दरों यानी कि इंटरेस्ट की जो रेट है एवं ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है। सारे बैंक ब्याज देते हैं, पैसा उधार देते हैं, ब्याज पर देते हैं। ठीक है, तो किस बैंक ने ब्याज की दर क्या निर्धारित करके रखी हैं? लोन देने की या पैसा उधार देने की या कर्ज देने की क्या शर्तें, क्या कंडीशंस अप्लाई करी हैं, उन पर यह निगरानी रखता है। फिर क्या है? फिर है बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए हैं उसकी सूचना भी रखता है। हर एक बैंक अपने पास कितना नगद पैसा रखे हुए हैं उसकी सूचना भी रखता है। फिर क्या है? ऋण किस प्रकार वितरित करना है, यानी कि पैसा उधार किस प्रकार से बांटना है, इसकी भी नजर रखता है। ये हो गए आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रट लेना, याद कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। ऑलराइट, यहां तक की कहानी क्लियर? अगर यहां तक कोई डाउट है, कोई सवाल है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? बैंकों में निक्षेप जमा। निक्षेप का मतलब होता है जमा। तो भैया हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अब देखो मुद्रा को एकत्रित या जमा करने का यह एक अन्य रूप है। क्या कहा गया है? मुद्रा को एकत्रित या जमा करने का यह अन्य रूप है। जिसके पास पैसा ज्यादा हो गया थोड़ा सा तो अपन क्या करते हैं? बैंक में पैसा जमा कर देते हैं। अब बैंक में पैसा जमा करने का क्या मतलब है? दो चीजें होती हैं। एक तो भाई पैसा अपना सुरक्षित हो जाता है, घूमता नहीं है, चोरी नहीं होती है। दूसरी बात, हमें ब्याज भी मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया काम। दूसरी बात क्या है कि लोग अपने नाम पर एक बैंक खाता खोलकर बैंकों में अपना अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं। ऐसे बिना किसी खाते के आप जमा नहीं कर सकते कि आप गए किसी भी बैंक में गए राह चलते कि भैया हमारा पैसा जमा कर लो। बैंक बोलेगा भाई साहब पहले खाता खुलवाओ, खाता खुलवाना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि लोग अपने नाम पर एक बैंक खाता खोलकर बैंकों में अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं। फिर बैंक आपकी जमा राशि स्वीकार कर लेती है और इस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी देती है। फिर क्या है? बैंक में जमा किए गए धन को जमाकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं। जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है उस पैसे की जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप उस पैसे को निकाल भी सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ऑलराइट, चलिए अब मांग जमा की हम बात करते हैं। तो बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। जब आपको बैंक से पैसा निकालने की जरूरत होती है, जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है,
जब आप चाहें तब उसको निकाल भी सकते हैं। इसलिए इस जमा को क्या कहते हैं? मांग जमा, क्योंकि हम वही पैसा मांग रहे हैं जो पैसा हमने बैंक के पास अपने खाते में जमा किया है, तो उसे क्या कहेंगे? मांग जमा। अब हम जानते हैं चेक के बारे में, चेक की सुविधा के बारे में कि चेक क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ध्यान से देखिएगा, पहले चेक को देख लेते हैं कि कैसा होता है। होता कागज का ही है, ठीक है। अलग अलग बैंक अपने खाता धारकों के नाम से चेक बुक जारी कर सकता है अगर आपको चेक बुक की जरूरत है तो, ठीक है। अब देखो ऊपर से चालू करते हैं हम। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तारीख लिखी होती है। सबसे पहले एक बात आप ध्यान से सुन लो कि ये चेक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एक चेक की इमेज दिखाई जा रही है, ठीक है। ये वास्तविक चेक नहीं है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये एक काल्पनिक चेक है, एक उदाहरण के स्वरूप में आपको दिखाया जा रहा है। ऑलराइट, तो इसकी एक तारीख होती है सबसे पहले, फिर यहाँ पर नाम होता है, क्लियर, खाता नंबर होता है यहाँ पर, फिर उसके बाद कितने रुपए का वो चेक है, कितने रुपए की पेमेंट आप किसी को करना चाह रहे हो वो होता है, फिर यहाँ पर बैंक का नाम है, ये बैंक की शाखा का नंबर है, ठीक है, बैंक शाखा का नाम है, क्लियर हो गई बात। और ये होता है यहाँ पर चेक नंबर। इसी से हर एक चेक की पहचान होती है और हर एक चेक का अपना अलग यूनिक नंबर होता है। दो चेक के नंबर एक से नहीं हो सकते और ये बैंक द्वारा यूज किया जाने वाला एक कोड होता है। तो चेक तो ये हो गया, और ये होते हैं सिग्नेचर, जिसने आपको चेक दिया है, जारी किया है, ठीक है, और ये है उसका नाम जिसके नाम का चेक जारी किया गया है। क्लियर। अब चेक की सुविधा के बारे में जान लेते हैं। तो चेक क्या है? चेक एक कागज है। कैसा कागज है? जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक क्या है? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है कि इस व्यक्ति के नाम से इतना भुगतान किया जाना चाहिए, और यह नगदी के प्रयोग के बिना भुगतानों को हल करता है, यानी कि कैशलेस पेमेंट करता है। क्या करता है? कैशलेस पेमेंट करता है। ऑल राइट, क्लियर है यहां तक की बात? चलें फिर आगे। चलिए, चेक की सुविधा के बारे में भी जान लिया। अब बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों को जानते हैं। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, ठीक है। उसको जानने से पहले हम आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के बारे में देखें तो मुद्रा और जमा का आधुनिक रूप आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं? ये देखो, ये रहा बैंक, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये रहा बैंक। हम क्या करते हैं? हमारे पास जो अतिरिक्त पैसा जमा है, ये है जमा करता लोग जो बैंक में पैसा जमा करने के लिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अतिरिक्त पैसा होता है हम जाके बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है, और जब चाहे हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें ब्याज भी मिलता है। और यहाँ से यहाँ है कर्जदार व्यक्ति, यानी जो बैंक से पैसा उधार लेने गए हैं, और जब ये बैंक के पास पैसा जमा करने जाते हैं तो इनको ब्याज बैंक को देना पड़ता है। क्लियर है? तो ये बात हो गई आपकी किस चीज की? आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की, कि हम मुद्रा को जमा कर सकते हैं और मुद्रा को जो धन हमने जमा किया है उसको हम निकाल सकते हैं, बैंक से पैसा उधार ले भी सकते हैं। ऑल राइट, चलिए चलते हैं आगे। अब देखें, बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियां देख लेते हैं। बैंक कैसे पैसा किसी को उधार देते हैं और बैंक के पास पैसा कहां से आता है लोगों को उधार देने के लिए। तो देखें, बैंक जो है लोगों की जमा राशि स्वीकार करते हैं। लोगों ने जो पैसा जमा किया है, आप बैंक में जाते हैं, अपना खाता बनवाते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, इतनी बात हो गई। तो बैंक लोगों की जमा राशि को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार बैंक जमा के रूप में एक बड़ी राशि एकत्रित कर लेते हैं। करोड़ों लोगों का बैंक में पैसा जमा होता है तो बैंक के पास कितना ज्यादा पैसा हो जाता होगा, ठीक है। और
बैंक जो है, अब सुनना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा, कितना? जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रख सकते हैं। बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, हर एक बैंक के पास, तो हर एक बैंक के पास जितना पैसा आता है उसका 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, कैश के रूप में अपने पास रख सकते हैं। क्यों? ऐसा प्रोविजन क्यों किया गया? ऐसा प्रावधान या ऐसा प्रोविजन जमाकर्ताओं द्वारा किसी एक दिन में धन निकालने की संभावना को देखते हुए किया गया है, कि ताकि जमाकर्ता एक दिन में ही सारा पैसा ना निकाल पाए, क्योंकि बैंक के पास उतना नगद होगा ही नहीं, तो कहां से निकालोगे? ठीक है, फिर क्या होगा? और अगर एक दिन में कोई व्यक्ति पैसा निकाल ले, सारा पैसा निकाल ले अपना, और ऐसा सारे व्यक्ति करें, तो क्या होगा? बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा। फिर बैंक दूसरे व्यक्तियों को उधार कैसे देगा? बैंक कैसे चलेगी? ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं? उधारकर्ताओं को अग्रिम ऋण देते हैं। जिन व्यक्तियों को बैंक से पैसे लेने की जरूरत है, उधार की जरूरत है, उनको पैसा देते हैं, लोन देते हैं, और इस पर उच्च ब्याज भी लेते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक सबसे पहले तो आपसे पैसा जमा करवाता है, यानी कि आप करते हैं। बैंक बोलता नहीं कि नहीं आओ हमारे पास पैसा जमा करो ही, आप अपनी मर्जी से जितना पैसा चाहे उतना बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, उस जमा पैसे पर बैंक आपको ब्याज देता है, और जो पैसा किसी व्यक्ति ने आपने बैंक से उधार लिया है उस पर बैंक आपसे ब्याज लेगा। यानी आपने पैसा जमा किया है तो आपको ब्याज मिलेगा, आपने पैसा लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्जदारों से लिए गए ब्याज। अब बात आती है कि यहाँ पर बैंकों की कमाई कैसे है, बैंक को इनकम कैसे प्राप्त होती है। तो देखें, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ? कर्जदारों से लिया गया ब्याज, जो ब्याज उसने जिन व्यक्तियों को पैसा उधार दिया था उनसे लिया, और जमाकर्ताओं को जो ब्याज दिया बैंक ने, उसके बीच का जो अंतर आता है वो कहलाता है बैंक की इनकम। वहां से बैंक की इनकम होती है। क्लियर? अब हम जानते हैं साख की दो विभिन्न स्थितियों के बारे में। उसके पहले हम जान लें कि आखिर ये साख क्या होती है। देखें, तो साख एक ऐसा समझौता है, क्या है? साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता यानी कि पैसे उधार देने वाला, ठीक है, ऋणदाता को हम क्या कहेंगे? ऋणदाता का मतलब होता है पैसा उधार देने वाला। पैसा उधार देने वाला, ठीक है। और उधारकर्ता को हम क्या बोलेंगे? उधारकर्ता को हम क्या बोलेंगे? जिसने पैसा उधार लिया है, तो पैसा उधार लेने वाला। क्लियर है कहानी? तो साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तुएं एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। क्या कहा गया है? कि साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत पैसा उधार देने वाला पैसा उधार लेने वाले को यानी कि ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तुएं और सेवाएं देता है, लेकिन इस आश्वासन पर देता है, इस विश्वास पर देता है कि आप भविष्य में उसका पेमेंट वापस कर दोगे, हमें वापस हमारा पैसा दे दोगे, ब्याज समेत दे दोगे। ये एक इस तरीके का समझौता है। ठीक है, चलिए अब इसकी दो अलग अलग कंडीशन क्या होती हैं। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं साख संपत्ति के रूप में। ठीक है, दो विभिन्न स्थितियां देखनी है। पहली स्थिति है साख संपत्ति के रूप में। एक कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन कहानी है जिससे आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो त्योहार का सीजन है और त्योहारों के दौरान सलीम नाम का एक व्यक्ति है जो जूता बनाने का काम करता है। ठीक है, तो त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है कि 1 महीने के अंदर आपको इतनी क्वांटिटी में जूते बनाने हैं। ठीक है, तो अब
इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह क्या करता है, बहुत सारे जूते बनाने हैं तो भाई ज्यादा मजदूर चाहिए पड़ेगा उसको काम करने के लिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर उसको ऑर्डर पूरा करना है। तो इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है, और ज्यादा मजदूरों को काम पर ले आता है, और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। ठीक है, क्या खरीदना पड़ता है, कच्चा माल खरीदना पड़ता है जब तो वो जूते बनाएगा। फिर जो कच्चा माल बेचता है, जो आपूर्ति करता है, तो क्या होगा, वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है, आपूर्तिकर्ता से कहता है कि हमें तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, और उसे बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है, क्योंकि उसके पास अभी इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि इतने सारे जूते बनाने के रॉ मटेरियल का वो पेमेंट कर पाए। तो वो आपूर्तिकर्ता को क्या कह देता है, जहां से वो चमड़ा उधार लेता है उससे कह देता है कि पेमेंट मैं आपको बाद में करूंगा जब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो वह क्या करता है, उस व्यापारी से उधार ले लेता है और महीने के अंत तक वह आदेश को पूरा भी कर देता है। क्या होता है, महीने के आखिरी तक वह आदेश को पूरा कर देता है और अच्छा लाभ भी कमाता है, और उसने जो भी पैसा उधार लिया होता है उसका भुगतान भी कर देता है। 1 महीने के अंदर उसके जूते का ऑर्डर पूरा हो गया, जूते बिक गए, पेमेंट उसकी आ गई, उसको प्रॉफिट हुआ। उसने जो उधार लिया था रॉ मटेरियल के लिए उसका पेमेंट भी उसने कर दिया, मजदूरों को भी उनका पैसा दे दिया, यानी कि इसको पैसा उधार लेने का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इसका बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल साख संपत्ति के रूप में कि उसकी संपत्ति का निर्माण कैसे हुआ, पूंजी का निर्माण कैसे हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसके जस्ट अपोजिट, इसके ठीक विपरीत, साख ऋण जाल के रूप में। साख ऋण जाल के रूप में कैसे दिखाई देता है, समझते हैं इसको भी। तो एक किसान है, स्वप्ना नाम की एक किसान है। कौन है, स्वप्ना। ठीक है, कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से पैसा उधार लेती है। स्वप्ना नाम की एक किसान है, वो एक साहूकार के पास जाती है, बोलती है कि भाई साहब हमको कुछ पैसे उधार चाहिए है, हमें अपनी खेती करनी है। साहूकार ने उसको पैसे दे दिए, लेकिन दुर्भाग्य से फसल को क्या लग गए, कीड़े लग गए या किसी अन्य वजह से फसल बर्बाद हो गई। अब उस फसल को उगाने के लिए पैसे उधार लिए थे, वो फसल बर्बाद हो गई। अब क्या होगा, अब तो भाई उसका घाटा हो गया कि उसका मूलधन भी निकल के नहीं आ पाएगा। तो क्या ऐसे में वो जो पैसा उधार लिया था स्वप्ना ने साहूकार से, वो पेमेंट कर पाएगी, पैसा लौटा पाएगी? तो ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती है और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता ही जाता है। आप समय पर भुगतान नहीं करोगे, हर महीने के हिसाब से आपका ब्याज बढ़ता ही जाएगा। अब क्या होगा, अब वो पैसे नहीं चुका पाएगी, उसको दूसरे से पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति से पैसे लेने पड़ेंगे, फिर उसके भी नहीं चुका पाएगी तो क्या होगा, उसको अपनी भूमि बेचनी ही पड़ेगी। यानी कि जिस भूमि पर फसल उगाने के लिए उसने पैसा उधार लिया था, ठीक है, उसकी दुर्भाग्यवश उसकी फसल खराब हो गई और वो जमीन ही उसको बेचने पड़ी। यानी कि वो बहुत बुरे ऋण जाल में या कर्ज जाल में फंस गई कि उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचा। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल हमने सलीम का देखा था कि उसने भी पैसे उधार लिए थे, उधारी पर रॉ मटेरियल खरीदा था, लेकिन उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन सपना को उधारी का पैसा नहीं फला, यानी कि उसको फायदा नहीं हुआ। सीधी बात ये है। ऑलराइट, चलिए, तो सलीम और स्वप्ना के लिए, दोनों के लिए ऋण की अलग अलग परिस्थिति कैसे बनती है, दोनों की अलग अलग सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। तो देखें, सलीम के लिए ऋण ने सकारात्मक भूमिका निभाई, क्योंकि उसने प्रॉफिट भी कमाया, लाभ भी कमाया और जो उधार था वो भी चुका दिया, ऋण भी चुका दिया, कर्ज मुक्त हो गया। अब स्वप्ना की बारी आती है, तो स्वप्ना के लिए नकारात्मक भूमिका थी। कैसे? वह ऋण चुकाने व लाभ कमाने में असमर्थ थी, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, उसकी फसल खराब हो गई, वो पैसा भी नहीं चुका पाई, तो वह कर्ज जाल में फंस गई और उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। ठीक है, तो साथ की दो स्थिति बन सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। कर्ज जाल से क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, समझ लेते हैं इसको भी। तो देखें, जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है,
कोई कर्जदार है और अपना पिछला पैसा नहीं चुका पा रहा, पिछला कर्जा नहीं चुका पा रहा है, तो वो कर्ज जाल में फंस जाएगा। तो पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेगा। ए व्यक्ति से उसने कर्ज लिया है, इसका कर्ज नहीं चुका पाया, फिर उसने बी से कर्जा लिया, ठीक है, बी का भी नहीं चुका पाएगा, तो क्या करेगा, उसको अपनी जमीन जायदाद संपत्ति बेचनी पड़ेगी। तो उसे ऋण अदायगी के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़ जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है, यानी कि खराब से और ज्यादा खराब हो सकती है। जबकि उसने तो सोचा था कि मैं पैसा उधार लेके कुछ अच्छा काम करूंगा, उससे फायदा होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ठीक है, लेकिन जब आदमी कर्ज जाल में फंसता है तो उसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होती जाती है। क्लियर? अब देखें टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की शर्तें क्या बनती हैं, देख लेते हैं। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की क्या कंडीशन बनती है, अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो क्या कंडीशन बनती है, कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। एक तो ब्याज दर, कोई भी व्यक्ति या बैंक आपको पैसा उधार देगा तो ब्याज तो आपसे लेगा, इंटरेस्ट रेट तय होंगी कि इतने ब्याज दर पर आपको इतने समय के लिए पैसा उधार दिया गया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है समर्थक ऋणाधार। ये क्या होता है भैया, ये होते हैं आपकी कोई भूमि, आपका मकान हो सकता है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपके गहने हो सकते हैं, ये आपको गिरवी रखने पड़ेंगे तब कोई आपको पैसा उधार दे पाएगा, ठीक है। और भुगतान के तरीकों को भी सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ऋण की शर्तें कहा जाता है। तो ऋण की जो शर्तें हैं विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। क्या कहा गया है, कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं अलग अलग, अब इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो पैसा उधार लेने के दो सोर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका औपचारिक और एक हो सकता है आपका अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल है क्या, तो फॉर्मल की अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाती है आपकी बैंक, और क्या आ सकती है, सहकारी समितियां, कॉर्पोरेटिव कमेटीज आ सकती हैं। दूसरी तरफ अनौपचारिक में क्या आ सकता है, आपके यहाँ के कोई साहूकार हैं, जमींदार हैं, ठीक है, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, ठीक है, आप उनसे पैसा उधार लेते हो। तो जब आप औपचारिक सोर्स से पैसा उधार लेते हो, बैंक वगैरह से पैसा उधार लेते हो, तो आपको कम ब्याज दर पर पैसा मिल जाएगा, ठीक है, यहां से जो है आपको कम ब्याज लगेगा। लेकिन वहीं आप अनौपचारिक सोर्स से पैसा लेते हो तो आपको क्या होगा, आपको ज्यादा ब्याज लगेगा। लेकिन औपचारिक सोर्स से यानी कि फॉर्मल सोर्स से पैसा उधार चाहिए है आपको, तो आपको क्या लगेगा, समर्थक ऋणाधार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक सोर्स से पैसा उधार लेने में आपको किसी भी तरीके के समर्थक ऋणाधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करें निर्धन परिवारों की, तो निर्धन परिवारों को जो है अनौपचारिक सोर्स बेहतर लगते हैं क्योंकि उनके पास कोई समर्थक ऋणाधार नहीं होता है। गांव में औपचारिक सोर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग समूहों के लिए पैसा उधार लेने की कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। ऑल राइट, ऑल क्लियर, ऑल सेट, सब कुछ। चलिए तो जल्दी से चेक करके बताइए कि लाइक शेयर बराबर से हो रहा है कि नहीं। बस थोड़ी सी देर और है और अपना चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब ये समर्थक ऋणाधार होता क्या है, तो देखें, उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार के रूप में, उधारदाता यानी कि पैसा उधार देने वाला, उधार प्राप्तकर्ता यानी कि जिसको उधार दे रहा है उससे समर्थक ऋणाधार के रूप में
ऐसे परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। ठीक है, और ये परिसंपत्तियां ही क्या कहलाती हैं? समर्थक ऋणाधार कहलाती हैं कि अगर उस व्यक्ति ने उसका पैसा वापस नहीं लौटाया तो वो उसके जो परिसंपत्ति उसने जब्त करके रखी है, समर्थक ऋणाधार जब्त करके रखा है, वो उसको बेचकर अपनी वसूली कर लेगा। ठीक है, उदाहरण क्या हो सकते हैं समर्थक ऋणाधार के? कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा एक्सेट्रा। ठीक, चलिए अब क्या कहानी है? विविध प्रकार की साख व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें, अलग अलग प्रकार की साख व्यवस्था, तो देखें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए होती है। अगर गांव के लोग पैसा उधार ले रहे हैं तो किस लिए लेते हैं? कि हमें फसल बोने के लिए पैसा मिल जाए। अब फसल बोने के लिए क्या चाहिए भाई? बीज चाहिए, खाद चाहिए, ठीक है, कीटनाशक चाहिए, पानी, बिजली, उपकरण, इन सब की मरम्मत पर काफी खर्च होता है, तो लोग पैसा उधार ले लेते हैं गांव में, किसान लोग। ठीक है, तो एक गांव में विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग साख्या ऋण व्यवस्था हो सकती है। अब कहां कहां से पैसा उधार मिल सकता है? तो लोग साहूकारों से पैसा उधार ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो छोटे किसान गांव के साहूकारों से ब्याज की उच्च दर पर पैसा उधार लेते हैं। साहूकार कैसा सोर्स है? इनफॉर्मल सोर्स है, अनौपचारिक सोर्स है। तो छोटे किसान जो हैं गांव के साहूकारों से ब्याज की उच्च दर पर, हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार लेते हैं और हाई इंटरेस्ट के कारण ये कर्ज जाल में फंस जाते हैं, इन पर कर्ज बढ़ता ही जाता है। अब क्या है? व्यापारियों से ऋण ले सकते हैं, व्यापारियों से पैसा उधार ले सकते हैं। तो किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि व्यापारियों से पैसा मिलता है, उधार मिलता है कम ब्याज दर पर। लेकिन कम ब्याज दर पर व्यापारी कैसे देते हैं? जबकि ये तो इनफॉर्मल सोर्स हैं, ये तो अनौपचारिक सोर्स हैं, फिर भी कम इंटरेस्ट रेट पर इन्हें पैसा कैसे उधार मिल जाता है? तो देखो अब ये क्या गेम खेलते हैं। व्यापारियों को भी किसानों से उनकी फसल बेचने का वादा मिलता है। अब व्यापारी क्या कहते हैं कि भाई साहब जैसे फसल पक के तैयार होगी ना, आप सीधा कहाँ बेचोगे? हमें बेचोगे, और किसी को नहीं बेचोगे। अब फसल पक के तुरंत तैयार हो गई और तुरंत अगर कोई किसान उसको बेच रहा है तो उसके मन माफिक दाम नहीं मिल सकते। ठीक है, अगर वो कुछ समय तक स्टोर करके रखता है तो बाद में उसको ऊंची कीमत मिल सकती है। अब ये व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी किसान से कम कीमत पर फसल खरीद के अपने पास स्टोर कर लेगा और आगे जाके समय आने पर जब कीमतें बढ़ेंगी तो उसको बेच देगा। ठीक है, तो इस तरीके से व्यापारी सुनिश्चित करता है कि धन लाभ कमाने के अतिरिक्त अदा भी किया जाता है और वह कम कीमत पर किसानों से फसल खरीद लेता है, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, तो उस समय मौके पर चौका लगा के फसल को बेच देता है और डबल मुनाफा कमाता है। एक तो किसान को पैसा उधार दिया, उसका ब्याज मिलेगा, किसान से कम कीमत पर फसल खरीद ली, हाई रेट पर बेची और मुनाफा कमाया। क्लियर? अब क्या है? अब है बैंकों से ऋण। बैंकों से कैसे उधार ले सकते हैं? तो जो मध्यम और बड़े किसान होते हैं वो जो है बहुत कम ब्याज दर पर पैसे उधार ले लेते हैं बैंक से, क्योंकि बैंक कम ब्याज दर पर ही पैसा उधार देती है। तो मध्यम और बड़े किसान बहुत कम ब्याज दर पर खेती के लिए बैंक से ऋण ले लेते हैं और बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक में जो है समर्थक ऋणाधार की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? लेकिन अनौपचारिक सोर्स में नहीं होती, इसलिए वो हाई रेट पर ब्याज देते हैं, ये कम रेट पर ब्याज देते हैं। ठीक है, क्योंकि समर्थक ऋणाधार की जरूरत यहाँ पर होती है। और मध्यम और बड़े किसान हैं उनके पास जमीन जायदाद होती है, छोटे किसान हैं उनके पास ये सब नहीं होता है कि वो समर्थक ऋणाधार के आधार पर पैसा उधार ले सकें। ऑलराइट, अब नियोक्ता से ऋण ले सकते हैं। अब ये नियोक्ता क्या होता है भैया? नियोक्ता होता क्या है? नियोक्ता किसे कहेंगे? नियोक्ता यानी कि मान लो जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो, जिसने आपको काम पर रखा है, उससे आप पैसा उधार ले लो, वो कहलाता है नियोक्ता, यानी कि जिसने आपको काम में लगाया है, नियुक्त किया है। ठीक, अब देखो भूमिहीन कृषि मजदूर की हम बात करें,
वो कृषि मजदूर जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, ठीक है, और अन्य मजदूर ऋण के लिए अपने नियोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जिनकी जमीन पर ये मजदूरी कर रहे हैं उनसे ये पैसा उधार ले सकते हैं। तो जमींदार जिनके यहाँ ये काम कर रहे हैं प्रत्येक महीने 5% ब्याज की दर से, ठीक है, यानी कि मान लो अगर इन्होंने 1000 रुपए उधार लिए तो उस पर 5% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 5% ब्याज दर पर मजदूरों को ऋण देते हैं और ऋण के बदले वे जमीन मालिकों के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक। फिर क्या है, सहकारी समितियों से ऋण, इनसे कैसा पैसा मिलता है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का प्रमुख स्रोत है। कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सहकारी समितियों के सदस्यों को कृषि उपकरण, खेती, कृषि व्यापार, मत्स्य पालन, घरों के निर्माण और अन्य खर्चों की खरीद के लिए पैसा उधार दिया जाता है। तो ये हो गए पैसा उधार लेने के सोर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। अब ऋण की शर्तें क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है क्या, ठीक है। तो देखो, कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक के द्वारा कर्ज नहीं देने के कारण ऋण की शर्तें तो हमने पढ़ ली कि कैसे पैसा उधार मिलता है, किन किन सोर्स से मिलता है, कब कब मिलता है, कौन किसे कैसे दे सकता है, ले सकता है, क्या इंटरेस्ट रेट होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये चीजें तो जान ली। लेकिन हमने ये भी जाना कि कुछ समूह या बैंक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी समूह को पैसा उधार नहीं देते हैं, कर्जा नहीं देते हैं, तो उसके कारण क्या बन सकते हैं, उसके कारण क्या बन सकते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसके कारण हो सकते हैं, पहला तो कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक उपस्थित नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। समर्थक ऋणाधार ना होना, बैंक अगर पैसा नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, एक तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में है नहीं, दूसरा समर्थक ऋणाधार अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो बैंक उसे पैसा उधार नहीं दे सकता। फिर क्या है, जरूरी कागजात ना होना, अगर जरूरी कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा। ऋण की शर्तें पूरी ना कर पाना, अगर आप क्रेडिट की कंडीशन पूरी नहीं कर पाते हैं, टर्म्स पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको पैसा उधार नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में कैसे साख मिलती है इसकी बात करते हैं। तो भारत में ऋणों को दो वर्गों, औपचारिक मतलब फॉर्मल और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल ऋण क्षेत्रों में बांटा गया है, ये बात तो जानते हैं। अब औपचारिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है, औपचारिक क्षेत्र में हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है कि बैंक और कॉर्पोरेटिव कमेटीज शामिल होती हैं, सहकारी समितियां शामिल होती हैं, ऑलराइट। और अनौपचारिक क्षेत्र में इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, इनफॉर्मल सोर्स की बात करें, जहां से पैसा हमें उधार मिल सकता है, वो होते हैं आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके व्यापारी, साहूकार, जमींदार, बड़े किसान, ये सब शामिल होते हैं। अब एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, एक पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा, उससे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसमें क्या दिखाया है, 2012 का डेटा इसमें दिया हुआ है कि 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत क्या थे, 1000 परिवारों का, 1000 विलेज फैमिलीज का डेटा यहाँ पर लिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 33% सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो किसका है, साहूकारों का है, ठीक है। यानी कि गांव के 1000 में से 33% लोग साहूकारों से पैसा उधार ले रहे हैं, ऑलराइट। फिर देखें व्यावसायिक बैंकों से, कमर्शियल बैंक से 25%, कॉर्पोरेटिव कमेटी से, सहकारी समितियों से 25%। अब क्या बचा, अब बचा छोटा मोटा कुछ बचा है तो रिश्तेदार एवं मित्रों से फिर बारी आती है 8% की। उसके बाद अन्य औपचारिक स्रोत से 5% लोग जो है क्रेडिट लेते हैं, फिर अन्य अनौपचारिक स्रोत से 2% लेते हैं, जमींदार से 1% लेते हैं, सरकार से 1% लेते हैं, सरकारी सोर्स से 1% लेते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कहां से पैसा उधार ले रही है ग्रामीण जनता, साहूकारों से। कितना प्रतिशत है, 33% है, ठीक है। यानी कि 1/3 जनता कहां से ले रही है, साहूकारों से ले रही है। क्लियर,
यही डेटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, व्यावसायिक बैंक से कितना 25%, सहकारी समितियों से 25%, अन्य औपचारिक स्रोत से 5%, रिश्तेदारों से 8%, सरकारी क्षेत्र से 1%, जमींदारों से 1%, साहूकार से सबसे ज्यादा 33% और अन्य औपचारिक स्रोत से 2%। ठीक, अब देखो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की क्या विशेषताएं होती हैं साख के मामले में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक क्षेत्र में ऋण की विशेषताओं को। औपचारिक क्षेत्र में क्या है ऋण की विशेषताएं? पहली क्या है कि यह अपेक्षाकृत कम दरों में ऋण प्रदान करता है, यहां से हमें कम रेट पर ब्याज मिल जाता है और समर्थक ऋणाधार प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र यानी कि बैंक और सहकारी समितियों से हमें कम रेट पर पैसा तो मिल जाता है, लेकिन समर्थक ऋणाधार की जरूरत होती है। और ये जो औपचारिक क्षेत्र है, फॉर्मल सेक्टर है, वो किसके द्वारा पर्यवेक्षित होता है, कौन इनका इंस्पेक्शन करता है, कौन इन पर कंट्रोल बना के रखता है, कौन इन पर निगरानी रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। और इसमें क्या शामिल होते हैं? इनमें बैंक और सहकारी समितियां शामिल होते हैं। ये विशेषताएं हो गई फॉर्मल सेक्टर की। अब अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण की विशेषताओं की हम बात करते हैं। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र में क्या आएगा? यह क्षेत्र अपने ऋणों पर उच्च ब्याज दरें लगाता है, हाई इंटरेस्ट रेट के साथ यहां से ब्याज मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी निगरानी के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसा फॉर्मल सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन इसमें कोई नहीं है। और इन अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करने के लिए समर्थक ऋणाधार सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं होती है, यानी कि जो व्यक्ति गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको जो है समर्थक ऋणाधार की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर क्या है? यह उधारकर्ताओं के ऋण को बढ़ा सकता है और उन्हें कर्ज जाल में फंसा सकता है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होती, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट नहीं होता कि यही हमेशा रहेगा, बढ़ा भी सकते हैं ये। ठीक है, अर्थात इससे उन पर ऋण का बोझ अधिक हो सकता है। तो आपको अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र, इन दोनों में से किस क्षेत्र की बात सही लगी? किस क्षेत्र से पैसा उधार लेना सही होता है? फॉर्मल सेक्टर से। तो फॉर्मल सेक्टर को यानी कि औपचारिक क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अब आगे। फिर देखें, इसके अतिरिक्त जो लोग अनौपचारिक क्षेत्र से उधार लेकर उद्यम शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कहां से? इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल सोर्सेस से। तो वे क्या कर सकते हैं? वे उधार की ब्याज दर ऊंची होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ज्यादा ब्याज भरना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या बात है कि हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गरीब परिवार अपनी उधार की जरूरतों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। क्यों भाई? उनके पास पैसा नहीं है तो कर्ज तो लेंगे वो। ठीक है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार के समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो अनौपचारिक क्षेत्र पर डिपेंड होते हैं। अब बात आती है स्वयं सहायता समूह की, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अपनी सहायता स्वयं करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ये क्या होता है? गरीबों के लिए इस तरीके के ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। स्वयं सहायता समूह जो है, स्वयं सहायता समूह आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक सी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से बिलोंग करते हैं, जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं, उनका सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एक सा होता है। ठीक है, वे एकत्रित होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं और स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य आपस में होते हैं। 15-20 सदस्यों का समूह होता है, एक से बैकग्राउंड वाले होते हैं, सब मिलते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं और ये सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई काम 15-20 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, 15-20 लोग मिलके एक छोटा सा कर्ज ले लेंगे, उस कर्ज के द्वारा उस पैसे से जो है अपना एक व्यवसाय चालू करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है,
तो समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है। अब जिन समूह से उन्हें, यानी कि जिस दूसरे सेक्टर से या दूसरे समूह से इन्होंने पैसा उधार लिया है, तो उस पर तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। लेकिन ये जो कर्जा लिया है, ये जो ब्याज भरना पड़ता है उस कर्जे का, यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है। ठीक, फिर 1 या 2 वर्षों के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत में होता है, कि ये जो समूह मिलके काम कर रहा है, 15 से 20 लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनकी बचत होगी, अच्छे से काम कर रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है उनका, ठीक है, उनकी बचत हो रही है, उनकी सेविंग्स हो रही है, तो ये बैंक से ऋण प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। यानी कि फिर इन्हें किसी दूसरे समूह से पैसा उधार नहीं लेना पड़ता, अब ये बैंक से भी पैसा उधार ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया 15-20 लोगों का एक ग्रुप है, उनने पैसा उधार लिया है, कर्जा लिया है, तो चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पैसा चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सभी की होगी। जितने मेंबर्स हैं सब मिलकर कर्जा चुकाएंगे अपनी बचत के माध्यम से, ठीक है। तो ये स्वयं सहायता समूह गरीबों के लिए ही क्यों बनाए गए? गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार आखिर क्या था, देख लेते हैं इसको भी। तो गरीबों को संगठित रूप में कार्य के लिए प्रेरित करना, कि सभी लोग साथ में मिलके संगठित रूप में एक साथ काम करें, ठीक है। स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, एक साथ इतने सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, यानी क्या हुआ है? इनका स्वयं का एक रोजगार का साधन बन गया, ठीक है। किसी के यहाँ इन्हें जॉब मांगने, नौकरी मांगने तो नहीं जाना पड़ा, इनका स्वयं का रोजगार बन गया। ये शोषण से बच गए। किस प्रकार के शोषण से बचे? अगर ये किसी साहूकार जमींदार के पास पैसा उधार मांगने जाते तो हाई इंटरेस्ट रेट पर इन्हें पैसा उधार मिलता, ज्यादा ब्याज भरना पड़ता, वो नहीं चुका पाते तो किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेते, दूसरे व्यक्ति से ये कर्ज लेते तो वहां का कर्ज चढ़ जाता। तो इस तरीके से इनका शोषण ही हो रहा है ना, कर्ज जाल में ये फंस जाते, तो उससे इन्हें मुक्ति मिल गई। फिर कर्जदारों के ऋण जाल से बच गए और स्वावलंबन और रोजगार। स्वावलंबन का मतलब है कि ये खुद पर निर्भर हो गए अपनी आजीविका के लिए, आर्थिक रूप से ये खुद पर डिपेंड हो गए। और क्यों? क्योंकि इन्हें स्वयं का रोजगार एक मिल गया। तो ये है भाई क्या, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने के पीछे के विचार, क्या उद्देश्य है। क्लियर है बात? अगर यहां तक कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। फटाफट बताना है भाई। और हाँ, अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है। ऑल राइट, चलिए, ऑल क्लियर। अब स्वयं सहायता समूह के काम क्या होते हैं, क्या काम करते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो पहला तो ये है कि बिना समर्थक ऋणाभार के ऋण देना, ठीक है। दूसरा, सदस्यों की जमा पूंजी को इकट्ठा करना, हर एक सदस्य जो है अपनी बचत कर सकता है। फिर ग्रामीण निर्धन परिवार है, विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना, महिलाएं भी काम में लग जाती हैं। स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिला और पुरुष के अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, उस ग्रुप में वो मिलकर काम करते हैं, तो महिलाओं को भी, खास तौर से ग्रामीण निर्धन महिलाओं को भी रोजगार का साधन मिल जाता है। फिर कम ब्याज दर पर ऋण देना, इनको कम ब्याज दर पर जो है ऋण मिल जाता है। फिर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को मंच देना। अब जब इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, एक साथ मिलके सुबह से शाम तक काम करेंगे, तो उनके आपस के जो सामाजिक मुद्दे होंगे उस पर भी वो चर्चा कर लेंगे। उनको क्यों? क्योंकि उनको एक मंच मिल गया, एक स्टेज मिल गया बात करने का, अपनी समस्याओं को सुलझाने का, ठीक है। और इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, स्वयं सहायता समूह की, कि जो 15 से 20 लोग होते हैं एक समूह में कार्य करते हैं, और अगर इन 15-20 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से, तो पूरा समूह एकजुट होकर उसकी हेल्प भी करता है। ऑल राइट, तो ये हो गए स्वयं सहायता समूह के कार्य। और इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है, आज का हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन खत्म होता है। क्लियर है? तो
अब बताओ आपको क्या डाउट है, क्या समस्या है, कमेंट करके बताओ। आपका हर एक जवाब आपको कमेंट करके पहुंचाया जाएगा। क्लियर है बात? तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस सेशन को तुरंत ज्वाइन कर पाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके की फीस नहीं देनी है, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए एकदम फ्री और फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।